By failing to prepare, you are preparing to fail. in the same way, it won't be prudent to ignore today's topic and not prepare for the upcoming crisis. Hi, I'm Ashish. And this is Punita. And welcome to Physiorveda. Physiorveda. Before beginning the topic, let's understand about a question which was left behind during this COVID-19 pandemic. That is, what happens to a COVID-19 patient after they are discharged from ICU? The answer to this is always blank. Maybe because everybody thinks that once a COVID positive patient is COVID negative, the problem is resolved. It might be because of the knowledge or the communication gap between the healthcare worker and the patient. Now the question arises, what is our topic? Our topic is PICS, Post-Intensive Care Syndrome. What is PICS? PICS is basically any form of disability which has occurred to a patient after a long stay in ICU. जैसे अगर कोई पेशेंट है जिसको कोविड हुआ है और उसका लॉन्ग स्टे था आईसीयू में, तो ही विल डेवलप पिक्स एंड पिक्स में कंसिस्ट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सिम्टम्स. पिक्स में फिजिकल हो सकता है, मेंटल या फिर इमोशनल सिम्टम्स भी हो सकते हैं. अब एक क्वेश्चन आता है कि किन किन को पिक्स हो सकता है. सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज, जिन जिन लोगों में लॉन्ग स्टे ऑफ आईसीयू है उनमें पिक्स हो सकता है. दूसरा, जो भी लोग एक कोई भी सीवियर काइंड ऑफ क्रिटिकल इलनेस से लड़कर आए हैं उनमें पिक्स हो सकता है. और उन फैमिली मेंबर्स में पिक्स हो सकता है जिनका कोई फैमिली मेंबर लॉन्ग आईसीयू स्टे करके आया है या फिर कोई सीवियर क्रिटिकल इलनेस से लड़के आया हुआ हो, है ना. सो बेसिकली पिक्स इज एनी फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी अकर्ड आफ्टर अ लॉन्ग स्टे इन आईसीयू और आफ्टर फाइटिंग अ सीवियर illness. We have mainly categorized the symptoms in two basic features, in which one belongs to the family members of the patient and other one belongs to the patient itself. So there are basically three types of symptoms occur in the patient, in which one is mental health, second is cognitive impairment and third one is the physical impairment. तो ये जो तीनों सिम्टम्स है ये पेशेंट्स में आकर होते हैं और इन्हें एक ओवर व्यू दे रहे हैं जिससे हम देख पाए कि पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स आकर हो रहे हैं. जिसमें सबसे पहले आता है हमारा मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ इज लाइक कि पेशेंट में जो भी साइकिक प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी साइकोलॉजिकल दिक्कतें हो रही हैं पेशेंट में, उसे हम नोटिस करते हैं. जिसमें सबसे पहले आता है एंजाइटी, डिप्रेशन और फिर आता है डिक्रीज मोटिवेशन. द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज एंजाइटी. एंजाइटी में क्या होता है, पेशेंट को घबराहट होने लगती है. उसे ये लगता है कि मैं वापस उस सिचुएशन में तो नहीं जा रहा, उसे हर एक चीज का डर लगने लगता है. दूसरा आता है डिप्रेशन. डिप्रेशन में क्या होता है कि पेशेंट जो एकदम डिप्रेस मोड में चला जाता है, उसे हर एक चीज का डर लगता है. उसे लोगों से मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे अकेले रहना पसंद आता है, उसे कुछ भी खाना पीना पढ़ना लिखना कुछ पसंद नहीं आता, वो बस एक कोने में बैठना चाहता है. लास्ट में आता है अपना डिक्रीज मोटिवेशन. डिक्रीज मोटिवेशन में क्या होता है कि पेशेंट जो है फ्यूचर में कुछ आगे करने के लिए भी सोचना पड़ता है. उसे ऐसा लगता है कि क्या मैं कर सकता हूँ या क्या नहीं कर सकता, उसे भी उस चीज को डिसाइड करने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है. दूसरा आता है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जिसमें हम ब्रेन से रिलेटेड बातें करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा मेमोरी. जिसमें क्या होता है कि मेमोरी से रिलेटेड पेशेंट में मेमोरी लॉस होता है, उससे कुछ चीजें याद नहीं रहती, कुछ चीजें याद रहती हैं. क्या होता है क्या नहीं होता वो सब भूल चुका होता है. जिसमें जैसे अभी आधे घंटे पहले किसका फोन आया, किसने क्या बात करी, वो सब भूल जाता है. या कभी कभी याद रह के भी वो क्या बोल चुका होता है, वो उसमें भी उसे दिक्कत आने लगती है. दूसरा आता है टेंशन. किसी एक चीज से रिलेटेड वो अटेंशन पे नहीं कर पाता है, मतलब कि किसी एक चीज पे वो फोकस नहीं होता है कि मुझे ये पढ़ना है लेकिन मैं पढ़ूं क्या, किस चीज पे ध्यान दूं. मैं अगर मैं गाने भी सुन रहा हूँ तो मैं गाने पे ध्यान दूं कि पढ़ने पे ध्यान दूं, तो उस चीज में उसे कंफ्यूजन होने लगता है. तीसरा आता है अपना डिफिकल्टी टॉकिंग. डिफिकल्टी टॉकिंग में क्या होता है कि पेशेंट जो है उससे बात करने में दिक्कत होती है, वो वर्ड्स भूल जाता है या फिर वो सामने वाले से कम्युनिकेट करने में घबराता है. तीसरा आता है अपना फिजिकल इम्पेयरमेंट, जिसमें हम शारीरिक दिक्कतों की बात करेंगे.
सबसे पहला आता है उसमें डिस्निया। डिस्निया में क्या होता है कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसे सांस की शॉर्टनेस होने लगती है, उसे ऐसे करके उसे प्रॉब्लम्स होने लगती है, वो जल्दी जल्दी सांस लेता है या फिर एकदम से सांस भूल जाता है। दूसरा आता है फटीग। फटीग जिसे हम हिंदी में बोलते हैं थकान। पेशेंट की मस्कुलर प्रॉब्लम्स जिसमें कई टाइम तक आईसीयू में स्टे करने की वजह से उसे थकान महसूस होने लगती है। कुछ भी काम करने से पहले या करने के बाद, जब कुछ ही सेकंड्स के लिए भी क्या हो तो भी पेशेंट को थकान महसूस होने लगती है। तीसरा लास्ट जो है अपना आता है वो मस्कुलर वीकनेस। मस्कुलर वीकनेस इसलिए होता है जनरली क्योंकि पेशेंट जो है लॉन्ग टर्म तक आईसीयू में एडमिटेड रहता है या लॉन्ग टर्म तक उस डिप्रेसिव मोड में रहता है कि वो अपने आप को मूव करने का भी नहीं सोचता है। तो इस वजह से जो उसकी मसल्स है वो अट्रॉफी में चली जाती है और मसल्स जो एक तरीके से वीकनेस में चली जाती है। लास्ट हम जब आते हैं वो आता है फैमिली पे। फैमिली जो पेशेंट की जो फैमिली है, जो पेशेंट लंबे समय तक आईसीयू में रहता, जिसका प्रभाव उनके फैमिली मेंबर्स पे भी पड़ा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसमें आता है सबसे पहले एंजाइटी। वही जो हमने पेशेंट के बारे में बात करी, उन्हें भी घबराहट होने लगती है, उन्हें भी ये डर लगता है कि हमारा जो बच्चा, भाई या कोई भी है वो दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट ना हो। दूसरा आता है अपना डिप्रेशन। वही जो दिक्कत पेशेंट में आ रही थी, वही सेम चीजें जो है कुछ फैमिली मेंबर्स में भी देखने को मिलती है। तीसरा है अपना स्ट्रेस। उन्हें स्ट्रेस दिखने लगता, मतलब स्ट्रेस आता है उनके दिमाग पे कि चिंता से भरा हुआ उनका दिमाग रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं पता रहता है उन्हें। लास्ट में आता है PTSD विच इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये ट्रॉमा यानी कि आईसीयू स्टे या फिर कोई भी एक्सीडेंट के बाद जो लंबे समय तक आपके दिमाग में एक गहन चोट दे जाता है, यानी कि एक गहन चिंता दे जाता है कि अब आगे क्या होगा, मैं तो ऐसा हो गया, मेरे को लकवा हो गया, मेरे को ये हो गया। तो वो एक तरीके का स्ट्रेस डिसऑर्डर है जो कि फैमिली मेंबर्स में भी रह जाता है। Okay, now let's discuss about the causes of tics. Tics होने के कारण क्या क्या है? इसमें बेसिकली 3 कारण होते हैं। सबसे पहला है लॉन्ग टर्म आईसीयू स्टे। किसी भी सीवियर मेडिकल इलनेस की वजह से अगर कोई भी पेशेंट लंबे समय तक आईसीयू में है तो उसे पिक्स होने के चांसेस ज्यादा है। तो आप जरा सोचिए एक बार कि अगर आप ऐसे लंबे समय तक आईसीयू में होंगे तो कैसे कब तक रह सकते हो आप? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता। बट कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी कंडीशंस में 1 महीने, 2 महीने, 1 साल तक रहना पड़ सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में पिक्स होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा कारण है हाई डोजेस ऑफ सेडेशंस या फिर पेन मैनेजमेंट ड्रग्स। इन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ड्रग्स पेन मैनेजमेंट के लिए देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनका माइंड अल्टरिंग स्टेट में चले जाते हैं, मतलब ये जो दवाइयां हैं इनके माइंड में इफेक्ट करती है। इन हाई डोजेस ऑफ मेडिसिन की वजह से भी कई पेशेंट्स को पिक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है पेशेंट हु आर एक्सपोज्ड टू मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस आफ्टर एन आईसीयू स्टे। मतलब कोई भी पेशेंट जो एक लंबे समय के आईसीयू स्टे के बाद कोई भी तरीके का इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस में डाला गया हो, उन पेशेंट्स में भी पिक्स होने के चांसेस काफी ज्यादा। So to diagnose the PICS, there are basically 4 main ways through which we can diagnose the PICS. And which first one is the HABC-MSR, which stands for Healthy Aging Body Care Monitor Self-Reporting version, which involves 27 items and in which the physician evaluates the total cognitive, physical and psychological function of the patient. The second one involves the patient examination. Patient examination in which the anxiety and depression level of the patient were measured. Third one is the medical history, in which the doctor or the physician measures the medical conditions of the patient like depression and anxiety level, through which the level of the PICS can be measured. So now let's discuss about the treatment of PICS. The first one is to minimize the use of drugs. किसी भी आईसीयू सेटिंग के अंदर जो हम हाई डोज ऑफ सेडेशंस दे रहे हैं या फिर पेन मैनेजमेंट ड्रग्स दे रहे हैं, उसको हम रेगुलेट करें और उसके डोसेज को हम कम करें। वो हो गया एक सबसे पहला प्रिकॉशनरी मेथड ऑफ ट्रीटिंग पिक्स। सेकंड इज टू वर्क विद अ फिजिकल थेरेपिस्ट टू रिड्यूस वीकनेस एंड इंक्रीज फिजिकल फंक्शनिंग। एक आईसीयू स्टे के दौरान एक पेशेंट बहुत ज्यादा मस्कुलर एट्रोफी, फिजिकल वीकनेस और डिक्रीज फिजिकल फंक्शनिंग में जाता है। तो एक फिजिकल थेरेपिस्ट के हेल्प के थ्रू आप इन वीकनेसेस को डिक्रीज करके और फिजिकल फंक्शनिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा है कार्डियोवैस्कुलर पल्मोनरी रिहैब।
आपके जो आईसीयू स्टे की वजह से जो हार्ट वीकनेस हो रहा है, हार्ट में जो वीकनेस हो रहा हो और लंग्स सांस लेने में दिक्कतें आ रही है, उन सब का एक रिहैब होना जरूरी है, एक ट्रीटमेंट होना जरूरी है। तो आप फिजिकल थेरापिस्ट से बात कर कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन दे सकते हो। चौथा, ट्रीटिंग डिप्रेशन, एंजाइटी एंड पीटीएसडी विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग। एक लंबे अभी किसी भी एक पेशेंट जो बहुत समय तक कोई भयानक डिजीज से गुजरा हुआ हो, उसको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। उसका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता क्योंकि उसे खौफ रहता है। उस चीज को हम बोलते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और दूसरा, उन पेशेंट्स में डिप्रेशन या एंजाइटी भी पाए जाते हैं, उन्हें एक डर रहता है वापस ऐसी कोई बड़ी बीमारी होने का। तो इन पेशेंट्स में हम साइकोलॉजिकल हेल्प ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट का हेल्प ले सकते हैं, काउंसलर का हेल्प ले सकते हैं और इनमें बिहेवियरल थेरेपी और काउंसलिंग यूज कर सकते हैं ताकि ये इनसे ओवरकम हो सके। पांचवा है मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल। एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना बहुत जरूरी होता है पिक्स के पेशेंट्स में। और एक अच्छा डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, एक्सेट्रा। क्वेश्चन अराइजेस कि एक फैमिली मेंबर जिसको पिक्स हुआ है उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि हम उनसे करंट इवेंट्स के बारे में, करंट टाइम के बारे में, अभी जो डेट है उसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करके रह सकते हैं ताकि वो इंसान प्रेजेंट में रहे। तो उन पेशेंट्स में हम डिस्कस कर सकते हैं करंट टाइम, इवेंट और डेट के बारे में। दूसरा है मेक द पेशेंट फील लव एंड केयर। अब जिन पेशेंट्स में पिक्स होता है उन्हें डिलीरियम के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो खोए खोए से रहते हैं, अचानक से कुछ करते हैं तो वो उसी चीज़ में खो जाते हैं। दूसरा कि उनका फोकस कम हो जाता है, उन्हें चीज़ें याद करने में दिक्कत होती है। तो इन सब चीज़ों के दौरान हम उनको किसी भी तरीके का स्ट्रेस में ना डालते हुए हमें उन्हें फील करवाना चाहिए कि तुम लव्ड हो, तुम केयर्ड हो। वी हैव टू शो द केयर एंड लव फॉर दैट पेशेंट। उस चीज से उन्हें एक मोटिवेशन मिलता है कि तुम वो उसे रिकवर करके बाहर आए। तीसरा, एनकरेज द पेशेंट टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ पिक्स। तो एज अ फैमिली मेंबर यू हैव टू ऑलवेज एनकरेज योर फैमिली मेंबर टू एक्सरसाइज। जिनको पिक्स हुआ है उन्हें हमेशा एनकरेज करते रहना है एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज करने से बॉडी में सेरोटोनिन, जिसे हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन, रिलीज होता है, जिससे कि डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब रिड्यूस होता है उस पेशेंट में। चौथा, एनकरेज प्रॉपर स्लीप टाइमिंग। स्लीप टाइमिंग प्लेज रियली इंपॉर्टेंट रोल। स्लीप जो है वो हीलिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। ड्यूरिंग स्लीप हील होता है एक इंसान। तो हमेशा एक प्रॉपर स्लीप टाइमिंग को डेवलप करने की कोशिश करना जिन पेशेंट्स में पिक्स है या फिर पिक्स होने के चांसेस है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू एज अ फैमिली मेंबर ऑफ अ पेशेंट हु इज हैविंग मेंबर जिसको पिक्स हुआ हो, वो अपने आप को कैसे मदद कर सकता है। सबसे पहला है मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। एक प्रॉपर डाइट, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करना जरूरी है। प्रॉपर एक्सरसाइजिंग, मेडिटेशन, ये सब चीजें को इंक्लूड करिए अपनी लाइफ में। दूसरा, सीक फैमिली एंड फ्रेंड्स सपोर्ट। अगर आपको लग रहा हो कि आपको पिक्स डेवलप हो रहा है तो आप किसी से प्रॉपरली बात करिए, अपने किसी फैमिली मेंबर से या किसी फ्रेंड से बात करिए कि आपको कैसा फील हो रहा है और उनसे गाइडेंस लीजिए। तीसरा, अगर आपको इन दोनों चीजें करने के बावजूद कोई इंप्रूवमेंट नहीं फील हो रहा हो तो किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर किसी काउंसलर से जाके बात करिए। ये वीडियो लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बनाई गई थी अबाउट पिक्स और इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या होंगे उनके बारे में। ये वीडियो स्पेसिफिकली कोलैबोरेटेड है आराम से, जिनका मेन हाइलाइट्स है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कोविड और पोस्ट कोविड सिम्टम्स के बारे में, उनमें क्या क्या कर सकते हैं उन चीज़ों के बारे में। ये बेसिकली डॉक्टर अतुल सिंह की गाइडेंस में किया जाने वाला कैंपेन है बाय द इनिशिएटिव ऑफ JPN एंड युवास। इस कैंपेन में बेसिकली 5 हाइलाइट्स हैं। सबसे पहला है हर घर फिजियो घर घर स्पायरोमेट्री। अब ये है क्या? इस चीज में हम बेसिकली लोगों के घर घर जाकर उन्हें स्पायरोमीटर के बारे में समझाते हैं और उनको एक्सरसाइज के बारे में पूरी टेक्निक्स सिखाते हैं एंड फिर हम उनको फ्री में, जिनको भी जरूरत है उनको हम फ्री में स्पायरोमीटर देते हैं। दूसरा है मास्क है जरूरी, और इस इनिशिएटिव के दौरान हम लोग पास जाकर हम उनको मास्क देते हैं।
तीसरा इनिशिएटिव ये है फिजियो युवा वाहिनी। फिजियो युवा वाहिनी एक इनिशिएटिव है जिससे कि हम ओल्ड एज लोगों में और लोगों को वैक्सीन अवेलेबल करवाते हैं। चौथा इनिशिएटिव है फिजियो वॉरियर या फिर हेल्पिंग हैंड्स। बेसिकली कोविड को लेकर हर जगह नेगेटिव थॉट्स फैला हुआ है, तो बाय डूइंग दिस वी आर प्रमोटिंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव वाइब ओवर हियर। मतलब बेसिकली हम पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू फिजियो वॉरियर हेल्पिंग हैंड्स। तो सोशल मीडिया में या पर्सनली जाकर लोगों को हम समझा रहे हैं कि फिजियोथेरेपी कैन बी क्यूर्ड, गिविंग होप टू द पीपल। पांचवा है फिजियो डेस्क। अब ये फिजियो डेस्क क्या है? फिजियो डेस्क में बेसिकली हम ऑफलाइन और ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फिजियोथेरेपी का टू ऑल दोज पीपल who have suffered COVID or are suffering COVID, and this video is also a part of Aram. Now is the time to change the COVID damage and to promote awareness among the people. So let's join hands together and create awareness, and help us doing so by promoting Aram and also sharing and liking this video. Thank you for watching, guys.